आज क्या 2 अक्टूबर, गांधी जी का जन्मदिन। बचपन से एक ही चीज़, 2 अक्टूबर मतलब गांधी जी का, 2 अक्टूबर गांधी, 2 अक्टूबर गांधी जी। अखबार उठाओ, 2 अक्टूबर गांधी जी सबसे बड़े पूरे फ्रंट पेज पे छपे होते थे। हेमंत शाह जी नमस्ते। कुछ और होता ही नहीं था देश के अंदर। लेकिन अब बदलाव आ रहा है, अब बदलाव आ रहा है। ये रहा वो बदलाव। अब शास्त्री जी को भी पूछा जाने लगा है। देश के दूसरे प्रधानमंत्री, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले, हरित क्रांति लाने वाले, आज आप जो अन्न आराम से खा रहे हो, जो विदेशों से नहीं इंपोर्ट करना पड़ रहा, वो इनकी वजह से। जिन्होंने सब कुछ किया उनको लोग भूल गए, और जिन पर यह आरोप है कि उनकी वजह से देश के 3 टुकड़े हुए, उनको लोग पूछते हैं। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। 2 अक्टूबर को अब दोनों दिख रहे हैं, और ये बदलते भारत की तस्वीर है। नेशन पेस ट्रिब्यूट टू गांधी जी एंड शास्त्री जी ऑन देयर बर्थ एनिवर्सरी। 2 लोग एक ही दिन जन्मे हुए, और कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अमित शर्मा कहते हैं, जय श्री राम सर, हमेशा हिंदू त्योहारों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? क्योंकि आप प्रतिकार नहीं करते, क्योंकि आप सॉफ्ट टारगेट हो, आप मान लेते हो बात को। जो हिंदू त्यौहार को टारगेट करे, यदि आपने उसका धंधा बंद, देखिए रीढ़ की हड्डी क्या होती है, धंधा। यदि उसका धंधा बंद हो जाए तो क्या करेगा वो? कभी दोबारा ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। तो आप इतना कीजिए, वो होगा। किसी ने मुझसे पूछा कि नाथूराम गोडसे के बारे में आपके क्या विचार हैं। देखिए मेरे व्यक्तिगत विचार इस चैनल पे मायने नहीं रखते, फिर भी आपने पूछा, क्योंकि इस चैनल का मेरे व्यक्तिगत विचारों से कोई लेना देना नहीं। विचार मेरे व्यक्तिगत हो सकते हैं, चैनल अपनी चाल चलता है। फिर भी आपने कहा तो व्यक्तिगत विचार अगर आपने पूछे तो मैं बता देता हूँ। कोई व्यक्ति का एक कृत्य से उसकी पूरी पूरी लाइफ को आप डिफाइन नहीं कर सकते, एक कृत्य से नहीं कर सकते। इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। मे बी हो सकता है किसी ने कोई काम किया हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति हो, उसका किसी से कोई झगड़ा हो, कोई और कारण हो, या उसने किसी व्यक्ति ने कुछ और किया हो, इससे उसके पूरे जीवन चरित्र पर क्वेश्चन मार्क कर देना, अगर ऐसा है तो फिर तो ऐसी कमियां तो हर किसी के जीवन में। ऐसा कौन है जिसके में नहीं है? गांधी जी के में भी उनके ऊपर आरोप लगता है कि देश का बंटवारा हुआ, उनके सामने हुआ, उन्होंने कहा था मेरी लाश पर बंटवारा हुआ, लेकिन हुआ। ठीक है ना? तो ऐसे आरोप सब पर लगेंगे। जहाँ तक बात होती है, एक सवाल उठता है कि क्या नाथूराम गोडसे देशभक्त थे या नहीं थे। अगर देशभक्त नहीं थे, एक जेन्युइन एनालिसिस करेंगे हम। अगर देशभक्त नहीं थे तो पागल कुत्ते ने काटा था, फिर हुआ क्या था? गांधी जी ने कोई व्यक्तिगत उनसे कोई दुश्मनी तो थी नहीं। जो दुश्मनी जो भी उन्होंने जो किया, वो देश की परिस्थिति को देखते हुए आवेश में आके किया। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनकी राष्ट्रभक्ति पर, उनकी देशभक्ति पर कोई वो कर सके। कुछ लोगों का कहना है नाथूराम गोडसे के लिए जो अच्छा बोलेगा वो उसको फांसी चढ़ा दो। आज मैंने ऐसे भी लोगों को देखा कि उनको एक्सपोज करो। किसी नेता ने ऐसा बोला, भाजपा के नेता ने ऐसा बोला कि भाई वो उनको एक्सपोज करो, पब्लिकली नाम लो। भाई पब्लिकली नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। पब्लिकली लोग सामने आते हैं, बिल्कुल खुले में चौड़े में सामने आते हैं। उसमें कोई घबराने वाली, डरने वाली बात नहीं है। डर आपको लगता है, घबराहट आपको होती है। आपके अंदर हैसियत नहीं, आपके अंदर औकात नहीं है कि आप लोग क्लोज डोर प्रोसीडिंग को लेकर आए। क्यों क्लोज डोर प्रोसीडिंग्स? वाई? क्या ये बात सही नहीं है कि गांधी जी के परिजनों ने एप्लीकेशन आगे मूव करी थी जिसको कि उसको नेहरू जी ने मना कर दिया था? बोले नहीं। क्या ये बात सही नहीं है कि इस केस को बहुत जल्दी निपटाया गया? क्या ये बात सही नहीं है? बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। फाइलें खुलेंगी तो सामने आ जाएगा। फाइलें खुलने में कुछ लोगों को डर लगता है। एम.के. गांधी का चीरहरण करोगे? अभिजीत कुमार जी कहते हैं नहीं सर, हमारा किसी का चीरहरण करने की हमारी क्या हैसियत, हमारा कोई क्या मंशा। हमारा काम है अपना काम करना, आपको फैक्ट्स दिखाना, वो फैक्ट्स हम दिखाते हैं। तो ये रहता है इस प्रकार से, है ना। अभी किसी सज्जन ने लिखा, हिंदू राष्ट्रवादी ने, नाथूराम अमर रहे। क्यों लिखा, किस लिए लिखा? बेसिकली क्या है, हम लोग अति उत्साह बहुत है, उसके पीछे क्या है वो नहीं मालूम। अभी कोई आदमी 4 सवाल कर देगा, हमारे पास जवाब नहीं होंगे। तो पहले पढ़िए, अध्ययन कीजिए, आपको आके कोई बता देता है। अभी एक सज्जन ने आज सुबह मुझे फ़ोन किया, नितिन जी आपने गलत बताया। मैं क्या गलत बताया? बोले वो आपने बोला कि राम जी ने सीता जी को छोड़ दिया था। मैंने कहा हाँ। बोले ऐसा नहीं है। मैंने कहा मालूम है। तो बोले लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कहा मालूम है। फिर ऐसा क्यों बोला? तो बोला कुछ कारण है उसका। ठीक है ना। जिसको जैसा समझ में आए, हमारा काम है उसको वैसे समझाना, है ना। तो घबराने डरने की जरूरत नहीं होती। हमको खेलना आना चाहिए, हर बॉल पर छक्का लगाना आना चाहिए, तो वो हमको करना आना चाहिए। ठीक है ना। आई डिड एवरीथिंग अबाउट कोर्ट प्रोसीडिंग। अच्छा, तो अच्छी बात है, उसको पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। फिर तो कोर्ट प्रोसीडिंग को आपने कैसे पढ़ लिया सर? जब क्लोज डोर है तो आप आईबी में है, रॉ में, आपको परमिशन कैसे मिल गई? आप तक डॉक्यूमेंट्स कैसे आ गए? डॉक्यूमेंट्स तो पब्लिक डोमेन में है ही नहीं, फिर आप तक कैसे आ गए? आपने जो पढ़ा, जो सुना, वह आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं पढ़ी। आपने जो पढ़ा, जो बाहर है, जो आपको पढ़ाया गया, है ना। अभी अंदर क्या लिखा है वो एक अलग बात है। ठीक है ना, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए पहले हम इनकी बात कर लें, गांधी जी की, है ना।
पूरे कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए जी, बिल्कुल की जानी चाहिए। गोलियों पर भी बड़ा विवाद है। तो खैर भारत में बदलाव तो आ रहा भाई, बदलाव ये आपके सामने इस प्रकार से बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। अब क्या, गांधी जी का बर्थडे है, गांधी जी की अलग अलग बहुत सारी फोटोग्राफ्स आपने देखी होंगी। आज गांधी जी की एक फोटोग्राफ हमने ट्वीट करी, किस किस को याद, किस किस ने देखी है फोटो, किस किस ने नहीं, हमें नहीं मालूम। ये हैं गांधी जी, वारंट ऑफिसर थे, यूनिफॉर्म में है, ब्रिटिश यूनिफॉर्म है ये, सर्विंग, ठीक है। हेमंत जी कहते हैं शायद किसी को प्रधानमंत्री बनने में गांधी जी शायद रुकावट हो, तब गोडसे मोहरा बनाकर उन्होंने होने वाली रुकावट को दूर किया शायद। हेमंत शाह जी, बिल्कुल सर, ऐसा भी हो सकता है, क्या मालूम। जिसको गांधी गोडसे को पूरे से जानना है वो एस के विश्वास की पुस्तक पढ़े, पुस्तक का नाम है वाई गोडसे किल गांधी। गांधी और बोस जीडी बख्शी पढ़ा है, गांधी फ्रॉड। अच्छा जी, देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं, कब क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टेक्निकल एरर जिसे बोला जाता है वो नाथूराम गोडसे से हुई थी, इसकी आवश्यकता नहीं थी जो उन्होंने किया, और इसको सही ठहराया नहीं जा सकता, इसको कोई सही ठहरा नहीं सकता, ठीक है ना। और ज़बरदस्ती हीरो बना दिया, सोचा नहीं होगा ऐसा होगा, लेकिन सोचना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग अति उत्साह में मत चलिए, जब अति उत्साह में चलेंगे तो अक्सर ऐसे गलत कदम हो जाएंगे, जिसको आप, जो ऑलरेडी खत्म हो चुका उसको आप हीरो बना देंगे, ऐसा कई बार ऐसा होता है ना। तो खैर आइए, तो इस फोटो के बारे में हम बात कर रहे थे। किस किस ने फोटो देखा भाई, किस किस को ये गांधी जी का ये वाला फोटो, और ये फोटो 100% जेन्युइन है, पूरी जिम्मेदारी के साथ हमने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से NSO 365 से इसको ट्वीट किया है ना। तो ये मत सोचिएगा कि ये फोटो फेक है, बनाया हुआ है, गांधी जी का नहीं। मैं खुद अपने लाइव पर आपको बता रहा हूं, ये गांधी जी का फोटो है, ठीक है, ब्रिटिश वारंट ऑफिसर की ड्रेस में, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा गांधी जी को विश्लेषण कर लें। आज 2 अक्टूबर है, अच्छा दिन है। जो जेन्युइन विश्लेषण है हम वही करेंगे, कोई अपने मन से या अपने दिल की बात या अपना क्या लगाना है वो नहीं करेंगे, है ना। वो आपको देखना, आपको क्या करना है। मेरा काम है तथ्यों के आधार पर चीज़ों को रखना आपके सामने, राइट। आइए, SAHO साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री ऑनलाइन, साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री जो आर्काइव से निकाली हुई है, उस हिस्ट्री को ऑनलाइन रखा गया, वो हिस्ट्री हम आपको पढ़ा रहे हैं। 7 जून 1893 क्या हुआ था? M.K. गांधी इज फोर्सिबली रिमूव्ड फ्रॉम अ व्हाइट्स ओनली ट्रेन कैरेज। ओके, ठीक है। किस तारीख को? 7 जून 1893 को। डेट को नोट कर लीजिएगा अगर याद ना रहे तो, और एक एक चीज जो बोलता हूं उसको नोट करते जाइएगा। आइए, अब मैं नहीं कह रहा हूं, जो कुछ कह रहा है साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री ऑनलाइन कह रहा है ना, साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री के आर्काइव्स में जो है वो कह रहा है। क्या कह रहा है? On 7 June 1893, M.K. Gandhi, later known as Mahatma Gandhi, great soul, was forcibly removed from a whites-only carriage on a train in Petersburg for not obeying laws and segregated each carriage according to race. अच्छा, तो ये जो ट्रेन थी, इसमें जो डब्बे थे वो एक एक डब्बे अलग अलग रेस के लिए अलॉटेड थे। फलाना इसमें जाएगा, ढिकाना इसमें जाएगा। अभिषेक प्रताप सिंह जी नमस्ते। अपने ऐसा होता है कि नहीं होता? अपने आज भी ऐसा होता है, पूरी दुनिया में आज भी ऐसा होता है, सिर्फ अपने यहाँ नहीं। गुजराती सोसाइटी माने गुजराती रहेगा, महाराष्ट्रियन सोसाइटी माने महाराष्ट्र नहीं रहेगा, सिंधी सोसाइटी नॉन सिंधीज को नहीं बेचेंगे, राइट। उस जमाने में ऐसी व्यवस्था करी थी। किस कारण से करी थी, वो सही थी गलत थी, वो उस जमाने में जाकर आपको देखना पड़ेगा। किसी के पास टाइम मशीन है पीछे चले जाओ, देख लो। हमको नहीं मालूम सही थी गलत थी, वो भी आपको देखना है। तो डब्बे अलग अलग थे। व्हाइट्स ओनली का जो डब्बा था, गोरे ही इसमें रहेंगे, तो दूसरा भी होगा कोई इंडियन ही इसमें रहेंगे, क्योंकि जो इसमें लिखा है वो यही लिखा है कि फॉर नॉट ओबेइंग लॉज दैट सेग्रीगेटेड ईच कैरेज। यानी अगर आप, नियम क्या था? नियम यह था आपके लिए जो डब्बा बना आप उसमें चढ़ेंगे, एक नियम है। अच्छा, क्या हो गया? इस नियम को क्यों तोड़ा? आपका जो डब्बा था आप उसी में चढ़ते, आप जबरदस्ती व्हाइट्स वाले डब्बे में क्यों चढ़े? आपको क्यों उतारना पड़ा? अब लोगों को हंगामा करेंगे लोग, हो नितिन शुक्ला ऐसा बोलता है। अच्छा, ये बुरा लगा है कि दूसरे डब्बे में चढ़ गए तो उतार दिया, ठीक है। आज कोई अगर अच्छे नंबर लाता है
90 नंबर लाता है, कहता मुझे इस डब्बे में चढ़ जान दो, मुझे इस नौकरी वाले डब्बे में चढ़ जान दो, मुझे ये नौकरी ले लेने दो, तो उसको निकाल कर बाहर फेंक देता है, भाग, ये दलित ओनली डब्बा है, इस नौकरी में सिर्फ दलित ही जाएगा, 50% वाले तुम आ जाओ, 90 वाले तो निकल बाहर, 50 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 25 वाले 15 वाले तुम आ जाओ। तो ये तो आज भी हो रहा है, फॉर्म चेंज हो गया, हो तो आज भी रहा ना, सिर्फ थोड़ा सा उसका बदलाव, उसकी जो कार्यशैली उसमें बदलाव हो गया। तो नियम आज भी है, नियम के अनुसार आप अपने उसमें भरते हो फॉर्म, आप SC ST में भरते हो क्या? नहीं भरते हो। अब आप SC ST में फॉर्म भर दो, आपका रिजेक्ट हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर आप बोलोगे तो गलत हुआ, तो आपने फॉर्म गलत भरा था। तो उस डब्बे में चढ़ने की आखिर आवश्यकता क्या थी? उसमें चढ़ने की आवश्यकता नहीं, या तो गलती से चढ़ गए या जानबूझकर चढ़े। ऐसा क्यों? जानबूझकर क्यों चढ़े? खैर भाई निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। कब? 1893 में। डेट आपको दिखनी चाहिए भाई, 1893 में। ठीक है, तो जो नियम है उसका पालन नहीं किया, इसलिए प्रॉब्लम आई। हम इसको बहुत तरीके से देख सकते हैं, हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। तब ये था गोरे और नॉन गोरे, हो सकता था वो गोरे और नॉन गोरे होके आज की जो क्लास बदल गई है, पैसे और नॉन पैसे, कि आप जनरल का टिकट लेके AC में नहीं चढ़ सकते, AC वाला उतार देगा आपको, है ना। तो इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसको ले सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता हो, जिससे आपकी भावना बहन आहत ना होती हो, वो एग्जाम्पल ले लीजिए। तो आपको नियम फॉलो करना था, आपने नियम फॉलो नहीं किया, इसलिए आपको उतार दिया गया। ठीक है। अब आपने जो सत्याग्रह किया भारत में आके, जो किया, कब किया? 1893। ठीक है, 1893 में फेंका, गुस्सा आया। ऐसा यहां के इतिहासकार बताते हैं कि गुस्सा आया। कहते हैं, यहां के इतिहासकार कहते हैं वैलिड टिकट था। जब वो डब्बा ही रिजर्व था व्हाइट सुनने के लिए, तो वैलिड टिकट कैसे हो जाएगा? बाय द लॉ इटसेल्फ इट बिकम्स इनवैलिड। टिकट बिक रहा था, रिजर्वेशन नहीं होते थे, नाम लिख के फोटो लिख के। आज जैसे रिजर्वेशन नहीं होते थे, टिकट होता था, किसी से भेज के मंगवा लो। खरीदा होगा तो किसी ने दे दिया होगा, गोरे के लिए ले जा रहा है, उसको क्या मालूम कौन ले जा रहा है, वरना वो बता देता भैया ये गोरों के लिए है, ये तुम्हारे लिए टिकट नहीं है, तुम इसमें मत चढ़ जाना। तो नहीं मालूम था तो दे दिया तो चढ़ गए तो क्यों? गलत था भाई लॉ, तो उतार दिया। ठीक है। गलत सही आपको देखना है, वो सही हुआ गलत हुआ ये आपको देखना है। हम सिर्फ तथ्यों की बात करेंगे। अब इसके बाद में 1893 में ये होता है। 1915 में यहां आते हैं, भारत आते हैं। कितने साल बाद? 21 साल बाद याद आया। भारत के इतिहासकारों ने जो बताया वो ये बताया कि ट्रेन से फेंका, उसके बाद वो भारत आए और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चला दिया। 22 साल, सॉरी। तो हमको यही समझ में आया कि भैया ऐसा हुआ होगा, और तुरंत इसके बाद ये हो गया होगा। ठीक है भाई, हमने कहा शायद ऐसा ही हुआ हो। पन्ने पलटे देखा तो इसमें तो 21-22 साल का फर्क है भाई। तो फेंका तब था बाहर, चिंगारी 22 साल बाद लगी कि गलत फेंका था मुझे, अब मुझे अंग्रेजों को बाहर भगाना है। ये बात कुछ हजम होती क्या आपको? सुनील दत्त जी धन्यवाद। ठीक है ना। 21 साल बाद गुस्सा निकाला, वेल प्लांटेड सर। मैं यही तो कह रहा हूँ सर, 21 साल बाद कौन सा गुस्सा निकलता है? चलो 1893 याद रखना आप। और ये हर जगह आपको मिलेगा, एक जगह नहीं। थोड़ा सा देख लेते हैं, आइए पढ़ लें कि नहीं। ओ माई गॉड लिखा मतलब आप भी मेरे जैसी थे जिनको लगता था कि बस वहाँ से उनको फेंका और वो सीधे भारत आ गए, भारत आगे उन्होंने ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं हुआ भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब गांधी जी को विकीपीडिया से ले लेते हैं। ठीक है, विकीपीडिया गांधी जी। ठीक है। बहुत बार एडिट भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज एडिटेबल पेज होते हैं। लेकिन जो मूल बात है वो मूल बात यहां से आपको मिल जाएगी। ही मूव टू साउथ अफ्रीका इन 1893 और वापस कब आए? इन 1915 एज 45 ही रिटर्न टू इंडिया। किसी 1905 लिखा था भाई साहब, हम आपको यहां पढ़ा दे रहे हैं। 1915 45 साल की उम्र में वापस आए। ठीक है, क्लियर है। तो भाई आखिर हुआ क्या? तो बेसिकली हुआ क्या? तो क्या साउथ अफ्रीका ही गए थे? कहां गए थे? गुजरात में थे अच्छे भले। गुजरात के एक स्कूल से पढ़े और पढ़ने के बाद कॉलेज पढ़े,
स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद लंदन पढ़ने के लिए गए। लंदन क्या पढ़ने के लिए गए, आइए। Born and raised in a Hindu family in coastal Gujarat, Gandhi trained in a law at Inner Temple, London. Was also called at the bar at the age of 22 in June 1891. ठीक है सब क्लियर है। तो कब 1891 में लंदन से इन्होंने अपना बैरिस्टर की लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली। फिर क्या हुआ, केशव दुबे जी, मैं नहीं कहूँगा, मैं आपको वो हिस्ट्री पढ़ा दूं जो भारत की नहीं है, साउथ अफ्रीका में लिखी गई है, साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री ऑनलाइन। और यहां ये लिखते हैं, फॉर नॉट ओबेइंग लॉज दैट सेग्रीगेटेड ईच कैरेज अकॉर्डिंग टू रेस। उस समय का ये लॉ था, आपने लॉ नहीं माना, ठीक है, उस समय का कानून था, आपने कानून नहीं माना। वो कानून गलत और सही एक अलग बात है, पर आपने कानून नहीं माना। आज किसान वाले भी बैठे हुए हैं, वो भी कहते हैं जी गलत है, वो आपकी सड़क रोक के बैठे, तो वो भी सही बैठे, कल उनको पटरी, रेल की पटरी भी सारी रोक देनी चाहिए, फिर आप शिकायत मत करना। देखो सर, कानून गलत है, कानून के लिए लड़िए, आप गलत नहीं कर सकते, आप उसको नियम नहीं तोड़ सकते, रूल्स नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया उनको, बहुत अच्छी बात है, बहुत आराम आराम से चलेंगे ताकि सबको एकदम से समझ में आ जाए, चीज़ों कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। 1893 में वहाँ थे, उससे पहले 1891 में 1889 में भारत से गए पढ़ने के लिए और 1891 में पढ़ लिए। 1893 में कहाँ से पढ़ लिए, लंदन से। फिर वहाँ कैसे पहुँच गए, 1893 में पढ़ने, 1891 में पढ़ने के बाद वापस भारत आए। सक्सेसफुल लॉयर किसी ने कहा था, सर मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैंने आपसे क्या कहा, मैं आज आपको सिर्फ तथ्य दूंगा, आप पढ़िए क्या सही है क्या। कॉल्ड टू द बार, विकीपीडिया से दिखा रहा हूँ मैं आपको, विकीपीडिया। कॉल्ड टू द बार, यहां जाइएगा सीधे। गांधी एट एज 22 वॉज कॉल्ड टू द बार इन जून 1891 एंड देन लेफ्ट लंदन फॉर इंडिया when he learned that his mother has died while he was in London and that his family has kept news for him. His attempts at established a law practice in Bombay failed. भाई थोड़ा प्यार से दिखाऊं तो गड़बड़ हो जाएगी। His attempt at established a law practice in Bombay failed because he was psychologically unable to cross-examine witnesses. तो मुंबई में आए, मुंबई में आकर कोशिश करी। भाई सक्सेसफुल लॉयर तो तब होते हैं ना जब सक्सेसफुल होने की नौबत आती। वहाँ तो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए, लंदन में नौबत ही नहीं आई, भारत में आए मुंबई में, तो मुंबई में फेल हो गए। अब जो वकालत है चली नहीं, क्यों, क्योंकि क्रॉस एग्जामिन करना नहीं आता था, साइकोलॉजिकली फेल हो गए। जो फंसाना घुमाना आता वो नहीं आता था, तो साइकोलॉजिकली फेल हो गए, तो मुंबई में प्रैक्टिस फेल हो गई। अब क्या करें, प्रैक्टिस फेल हो गई, आगे देखते हैं। He returned to Rajkot to make a modest living drafting petitions for litigations, but he was forced to stop when he ran afoul of British officer Sam Sunny. भाई उसमें भी लफड़ा हो गया, एप्लीकेशन लिखते थे उसमें भी लफड़ा हो गया, बोले रुक जाओ भाई, रहने दो, लफड़ेबाजी मत करो। In 1893 a Muslim merchant in Kaithwar named Dada Abdullah contacted Gandhi. भाई इस चीज को याद रखना, 1893 में मुस्लिम मर्चेंट था कैथवार का जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला, कॉन्टेक्टेड गांधी। अब्दुल्ला ओन्ड अ लार्ज सक्सेसफुल शिपिंग बिजनेस इन साउथ अफ्रीका। अच्छा, हिज distant cousin in Johannesburg needed a lawyer and they preferred someone with Kathiawadi heritage. Gandhi inquired about his pay for work. They offered a total salary of 105 pounds उस जमाने में, $17,200 in 2019 money plus travel expenses, बताइए $17,200। He accepted it knowing that it would be at least 1 year commitment in the colony of Natal, South Africa as a part of British Empire। ठीक है साहब। अब जरा इसको हिंदी में समझा दूं जिनको समझ में ना आया हो। वहाँ से लौटे, माताजी एक्सपायर हो गई, पता चला। अब माताजी एक्सपायर हुई या नहीं हुई, क्या मतलब माताजी की वजह से लौटे या कोई और कारण था, ये तो नहीं मालूम, या वहाँ प्रैक्टिस फेल होने के बाद लौटे ये नहीं मालूम, लेकिन लौटे भारत में। मुंबई आए, मुंबई में प्रैक्टिस फेल हो गई, नहीं चला पाए। लोगों ने बोला काबिलियत नहीं है, क्रॉस एग्जामिन नहीं कर पाते, तो कैलिबर नहीं है, इसलिए फेल हो गए। वापस आए साहब, राजकोट आए, एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने लगे लोग, उसमें भी गड़बड़ हो गई, किसी और के खिलाफ कुछ लिख गए, अंग्रेज़ के खिलाफ में कुछ लिख गए, तो उसमें लफड़ा हो गया और फिर वो भी बंद कर दिया उन्होंने। अब इनके पास में, अच्छा एक चीज़ और है, इनकी जो परवरिश है, जिसे बार बार जो बताया जा रहा है कि
क्या बोलते हैं, ये हिंदू परिवार से, हिंदू परिवार नहीं, हिंदू परिवार से नहीं, इसमें एक ये कृष्ण कुछ इनका वो एक पर्टिकुलर नाम है, जिस संप्रदाय से आते थे, मतलब जिस पीठ को मानने वाले थे, तो वो बेसिकली वो कुछ कृष्णा कृष्णा कुछ नाम था, मैं वही ढूंढ रहा हूँ, यदि मुझे मिल जाए तो मैं आपको बताने में मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो इनके शुरू से ही जो है एक मुस्लिमों के प्रति एक वो था, कहना चाहिए लगाव था, और वो लगाव जो है वैष्णव पंथ नहीं, कुछ मैं नाम भूल गया पर्टिकुलरली, कुछ उसका नाम है, वो आज़ादी की लड़ाई के समय भी कुछ हुआ था, हरे कृष्णा पंथ, हाँ हरे कृष्णा पंथ, यस यस। तो खैर तो बेसिकली वो जो है बड़े इसमें विश्वास रखते थे कि नहीं सब लोग सेक्युलर है, उन्हीं उसी पंथ के चक्कर में काफ़ी लोग, ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहीं पढ़ा कि लोग कन्वर्ट भी हुए काफ़ी। खैर बहरहाल वो जो भी है उस पर किसी और दिन लाइव करेंगे, क्योंकि उसके बारे में पूरा पढ़ना अभी बाकी है। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि भाई 1889 में यहाँ से गए, 1891 में लंदन से पढ़े, फिर वापस आए, मुंबई में कोशिश करी प्रैक्टिस जमाने की, फेल हो गए। अब इनको मिला दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला ने इन पर बड़ी रहम करी, बहुत रहम किया इन पर, और रहम ये किया कि इनसे कहा कि भाई काम करोगे, तुम्हारे लिए काम है, लेकिन साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में मेरा एक बंदा, उसको लॉयर चाहिए, वकील चाहिए, तुम वकील बन जाओ। तो तुम वकील बन जाओ मेरे। तो उन्होंने पूछा भाई कितने पैसे मिलेंगे, पैसे की डील हुई, 105 पाउंड में डील हुई। तो सारा खेल क्या था, तो भारत आए लंदन से, और भारत से फिर जोहान्सबर्ग चले गए, ठीक है। तो गांधी जी को तो देश से बहुत प्यार था, सिर्फ $105, 105 पाउंड में देश छोड़ के चले गए, भारत में काम करने की नहीं सोची उन्होंने। ये मेरे मन में एक सवाल आता है, ये सवाल लॉजिकल सवाल है। जिस व्यक्ति को देश से प्यार था, जो व्यक्ति देश के लिए गया, पढ़कर आया है, उसको तो देश के लिए काम करना चाहिए कि नहीं मैं अपने देश के लिए काम करूंगा। लेकिन पैसे के लिए गांधी जी बाहर नौकरी करने गए, क्योंकि पैसे का बार्गेन हुआ। बार्गेन होने के बाद जब उनको एक अच्छी मोटी तनख्वाह बताई गई, तब वो गए। तब क्या, तो ये तो मामला पैसे का बन गया, ये तो मामला नौकरी का बन गया, ठीक है। कब गए, 1893 में, 1891 में आए वहां से, और 1893 में चले गए, ठीक है, अच्छी बात। फिर क्या हुआ, फिर वहां गए तो गलत डब्बे में चढ़ गए, गलत डब्बे में चढ़े तो वहां से फेंक दिया गया। फेंक दिया गया तो ये बताया कि भाई हिस्ट्री बुक में पढ़ने में ऐसा लगता है कि बस वहां से फेंके और फेंकने के बाद तुरंत भारत आ गए, ऐसा नहीं हुआ। 21-22 साल बीच में है भाई, 21-22 साल तक अंग्रेजों के प्रति गुस्सा पाले रहे। अच्छा, 1893 में फेंका गया था, गुस्सा 1893 से भर रहा था, 1893 से भर रहा था गुस्सा, ठीक है। आइए अब इस तस्वीर को देख लीजिए, ये भी मेरी नहीं है, विकिपीडिया से। महात्मा गांधी इन द यूनिफॉर्म ऑफ अ वारंट ऑफिसर इन 1899। ओके, तो भाई 1893 में आपको ट्रेन से फेंका गया था, आपको अंग्रेजों के प्रति मन में बड़ा गुस्सा था, तो 1899 में आप अंग्रेजों के सिपाही बन गए, वारंट ऑफिसर बन गए। ये अंग्रेजों के प्रति कैसा गुस्सा है कि 6 साल बाद अंग्रेजों के पिट्ठू बन जाते हैं हम, अंग्रेजों के नौकर बन जाते हैं हम अंग्रेजों की नौकरी करने लगते हैं। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई, या तो ये बातें गलत लिखी हुई हैं, तथ्य के कसौटी पर खरी नहीं उतरती, यदि इसको हम लगाते तो ये जिग्सॉ पजल जो है ना, ये सॉल्व नहीं हो पा रही। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और कैसा भी करके भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कुनबा भी नहीं बन पा रहा है। ठीक है, 1893 फेंका, 1899 अंग्रेजों के सेना में जाके वारंट ऑफिसर बन गए। अंग्रेजों ने नहीं बुलाया, जबरदस्ती चले गए। इतना गुस्सा था कि जबरदस्ती चले, और वो भी ऐसे वैसे नहीं। आइए उसको भी देखें। इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स, ना 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 ना, द नेटल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स, इसको ये पढ़िए, वॉज क्रिएटेड बाय महात्मा गांधी। अरे यो, नेटल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स वॉज क्रिएटेड बाय महात्मा गांधी, इन्होंने ही बनाया था, फॉर द यूज बाय ब्रिटिश एज स्ट्रेचर बियरर्स, ओहो, ड्यूरिंग द सेकेंड बोअर वॉर, विद एक्सपेंसेस मेट बाय लोकल इंडियन कम्युनिटी। अरे मार ही डालोगे। तो साहब, इंडियन नेटल इंडियन एम्बुलेंस
कॉर्प्स बना लिया, अपने लोग इकट्ठे कर लिए। वहां के जो लोग थे उनसे अंग्रेजों ने पैसा नहीं दिया, भारतीयों से चंदा किया, तुम पैसे दो, तुम पैसे दो, तुम पैसे दो। अंग्रेजों की तरफ से लड़ने जाना है। लड़ने क्या जाना मतलब जो अंग्रेज घायल हो जाएंगे उनको स्ट्रेचर पे डाल के लेकर आना है, ये काम हम करेंगे। तो अंग्रेज घायल क्यों होंगे? क्योंकि अंग्रेज एक युद्ध लड़ रहे थे, सेकेंड बोर वॉर। किसके खिलाफ लड़ रहे थे? साउथ अफ्रीका के खिलाफ और ऑरेंज स्टेट के खिलाफ। फिर क्या हुआ? मेड बाय लोकल इंडियन कम्युनिटी, गांधी एंड द कॉर्प्स सर्व्ड एज द बैटल ऑफ सैपनकॉक। It consisted of 300 free Indians, 800 intruded laborers. Gandhi was bestowed with Kesar-e-Hind and other medals by the British for his work bore. This was given up by Gandhi after Jallianwala फलान निकाल। ठीक है साहब, तो ये स्थिति है। इन्होंने एक कॉर्प्स बनाया, अपने पैसे से बनाया, अंग्रेज़ों को उठाकर लाने के लिए बनाया। ठीक है, इसके बाद इनको भाई केसर-ए-हिंद की उपाधि भी मिली, मेडल भी मिला। 1993 में इनको ट्रेन से फेंका गया था। इनको बहुत गुस्सा आया, इनको इतना गुस्सा आया अंग्रेज़ों के खिलाफ कि इन्होंने बाकायदा एक कॉर्प्स बना लिया, अपने पैसे से बनाया और अंग्रेज़ों की मदद करी। अच्छा, मे भी हो सकता है। खैर, तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ क्लियर हो गई, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही, उनकी अपनी आत्मकथा भी है, तमाम सारी चीज़ें और भी हैं। बट जो सबसे ज़रूरी बात यह है वो ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1893 में जिसका सामान फेंका गया उसने 1899 में उन्हीं लोगों की मदद करी हो जिन गोरों से, आप एक बात बताइए, आपको किसी से नफरत है, आप जाकर उसके लिए स्ट्रेचर वाला अपने पैसे पे बनाएंगे, आप मेडल लोगे? ये बात कुछ हजम नहीं होती, हमको तो अभी तक नहीं हुई। किसी के पास इसका कुछ अगर बात हो तो हमको ज़रूर बताए, है ना। तो ये आपको कुछ समझ में आया क्या? हमको नहीं आया। हमको इसमें समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये बात समझ के परे है। हमको इसमें कहीं से कहीं तक तथ्यों के आधार पे ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। और दूसरी बात, जिस युद्ध की बात हो रही है उस युद्ध में एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ बेचारे वो लोग थे जिनके पास कुछ भी नहीं था और वो बेमौत मारे जा रहे थे। वो सारे लोग बेमौत मारे जा रहे थे और एक तरफ अंग्रेज थे जो इनको धड़ाधड़ मार रहे थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ तथ्य मैं आपके पास और रखने वाला था, लेकिन शायद मुझसे वो मिसप्लेस हो गए, शायद वो मुझसे पेजेस इधर उधर हो गए। पहले ज़रा इसको देख लें। साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक और ऑरेंज फ्री स्टेट के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम लड़ा था। और अगर आप इसके बाद की स्थिति देखना चाहते हो, नीचे तस्वीरें भी है, ये लाशों के ढेर भी हैं। इस प्रकार से लाशें गिरी थी जिसके के लिए बचाने या उनको स्ट्रेचर मुहैया कराने गांधी जी ने पूरी एक कम्युनिटी खड़ी कर दी, एक कॉर्प्स खड़ा कर दिया और उसकी फंडिंग भारतीयों के पैसे से कराई। भारतीयों ने पैसा दे भी दिया। तो ये सोचने वाली बात है कि कोई आदमी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहा है या अंग्रेज़ों के साथ लड़ रहा है, समझ में नहीं आया भाई। खैर, सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेज़ों ने जब इनको लेने से, इनकी कॉर्प्स को लेने से मना कर दिया तो उन्होंने बाकायदा फोर्स किया था अंग्रेज़ों को। तो इतना कुछ है इनके बारे में कि यू रियली कैन नॉट बिलीव योर आइज़ कि इतना कुछ है और हमारे को क्या पढ़ाया गया। और समय नहीं होता है, वरना इतिहास जो आज मैंने आपको जो छोटा सा एनालिसिस किया, ये एनालिसिस मेरा सबसे फेवरेट एनालिसिस होता है इतिहास में जाकर उसको तथ्यों के आधार पर परखने का, क्योंकि आप इतिहास को उस समय जीते हो। ये भी चीज़ें होती हैं। हमको जो चीज़ें बताई गई, मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आज आपको बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। मुझे जो स्कूल में पढ़ाया गया वो ये पढ़ाया गया था, वहाँ से उनका बोरिया बिस्तर फेंक दिया, वो भारत आ गया, ऐसा कर दिया। मुझे यही लगता था कि सीधे आ गए, और आज तक मैं यही बिलीव करता था। ये तो अभी की बात है कि मैं पन्ने पलटने बैठा तो इतनी सारी चीज़ें निकल कर आई। अभी बहुत कुछ है बॉस, बस फ़र्क इतना है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं। मैं खुद इसी चीज़ को मानता था, मैं आपसे दूसरे से मैं क्या बोलूँ, मैं खुद इस चीज़ को मानता था कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, वहाँ से ऐसा हुआ और ये सीधे चले आए। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि 1993 में उनका बैग फेंका गया, 1996 में 1893 में उनका बैग फेंका गया, 1899 में उन्होंने बाकायदा अंग्रेज़ों का साथ दिया, अंग्रेज़ों को ज्वाइन किया, उनकी फोर्सेस को ज्वाइन किया, अपने पैसे पर ज्वाइन किया, फंडिंग कराकर किया। अब ये बताइए, फंडिंग कराकर कौन करता है? ऐसा कोई करता है क्या? हमको तो समझ में नहीं आता।
ठीक है ना। तो आज हमको ये मालूम चला, मुझे आज ये मालूम चला, आप में से कुछ लोग को हो सकता है पहले से मालूम हो, कुछ लोग ज्ञानी हो जिन्होंने पहले पढ़ लिया, लेकिन हमने नहीं पढ़ा। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको आज मालूम चल रहा है। तो क्यों ऐसा हाल है? क्योंकि हम लोग खुद से पढ़ते नहीं हैं। सिर्फ गाली देने से काम नहीं बनेगा। राजेश सिंह यादव जी ने सीधे उठाकर लिख दिया, इससे काम नहीं बनेगा सर एक लाइन लिखने से। आपको चीज़ों को तथ्यों के आधार पर साबित करना आना चाहिए, तथ्यों के आधार पर साबित। खिलाफत आंदोलन पर सर मैं एक वीडियो कर चुका हूँ ऑलरेडी फेसबुक पर, बहुत पहले, 6 साल हो गए होंगे, दोबारा कर दूंगा उस पर, है ना, वक्त आने दीजिए, उसको भी दोबारा कर देंगे। यश वर्मा जी देखिए, बस एक ही चीज़ को लेकर मत पकड़िए, चीज़ों को समझिए, पढ़िए, पढ़ने के बाद उसके अंदर से चीज़ को निकालिए, तब आप जीत पाओगे। आप बाहर से लड़ोगे कभी नहीं जीत पाओगे। आप लड़ रहे हो सिर्फ उथलेपन पर, उतनी सी एक चीज़ चिंदी हाथ में आ गई और लेकर भाग लिए, है ना। कहते ना, बंदर के हाथ में हल्दी गांठ आ जाती तो पूरे मोहल्ले भर में घूम घूम के सबको दिखाता। हमको बंदर वाला काम नहीं करना, हमको बहुत गंभीरता के साथ अध्ययन करना है। मेरे पास समय नहीं होता है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ें। आशुतोष खिलानी जी कहते वी हैव टू मेक हैशटैग फॉर इट। अरे नहीं सर, इसके लिए हैशटैग की आवश्यकता नहीं है ना। तो संडे एंटी फेक हिस्ट्री इतना आसान नहीं है सर, कोई ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ पढ़ा और हो गया। इस इतनी सी चीज़ को बैठाने के लिए, लाने के लिए पूरा दिन लगता है। पूरे दिन आप पढ़ते हो और आप एक पीस ऑफ माइंड में पढ़ते हो, फिर आपका दिमाग चलता है कि ये चीज़ ऐसे कैसे हो गई, ये चीज़ ऐसे कैसे हो गई। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप चाहते हो कि हिस्ट्री में काम करूँ तो शायद हफ्ते में एक ही एपिसोड बना पाऊंगा और इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो ये एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन क्योंकि मैं अकेला नहीं पढ़ सकता, मैं आप सबसे कहता हूँ भाई आप सब मेहनत करें, आप सब पढ़ें, बहुत आवश्यक है। हिस्ट्री को जानना बहुत आवश्यक है। प्रेजेंटेशन करना मेरा काम है, इसके लिए हम एक टीम ज़रूर बनाएंगे, हमने पहले भी कहा था, और कल हम आपको उसका गूगल फॉर्म देंगे ताकि इसमें सब जुड़ सके। एनी फॉट फॉर अफ्रीकन राइट्स इन ऐसे ऐसा तो अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला। अभी तक तो हमने जो देखा उसमें तो कुछ और ही दिख रहा है। उसके बाद 1915 में भारत आ गया। 1915 में भारत आया तो जो मुहिम जो बहुत उफान पर थी, उस पर ऐसा लगा किसी ने फूंक मार दी तो एकदम से वो शांत हो गई थी, है ना। इस चीज़ को भी आप तथ्यों के आधार पर परख लीजिएगा। नारायण शंकर मन जी कहते हैं सो देयर इज़ वेरी हाई चांस दैट ब्रिटिश इंड्यूस्ड हिम टू कंट्रोल इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। मैंने अभी हाल मैंने यही बोला कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद यह हुआ कि जो एकदम उफान पर था, जब दूध एकदम उफान पर आता ना, फूंक मार देते उसमें तो बैठ जाता है। तो कुछ ऐसा हुआ 1915 में। जैसे आया 1915 में स्थिति बहुत खराब थी, तो जैसे ही आया एकदम से सब कुछ शांत पड़ गया। जितने भी आंदोलन उन्होंने किए वो सारे आंदोलन बस्ट हो गए, मतलब चल नहीं पाए। तो अक्सर राजनीति में ऐसा होता है कि अपना आदमी जो है बैठा दिया जाता है, या ये राजनीति अंग्रेजों के ज़माने से ही आई है कि अपना आदमी किसी आंदोलन में बैठा दो, उस आंदोलन को फेल करा दो, है ना। आई हैव सीन गांधीज हिस्ट्री ऑन समबडी एल्सेस चैनल बट आई एम नॉट मेंशनिंग हिज नेम ऑन योर चैनल विदाउट योर परमिशन, यू विल बी शॉक्ड सर। आलोक सैली जी, बिल्कुल बिल्कुल बताइएगा कौन कौन थे, क्या थे, हमको फ़ोन कीजिएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें किसी दिन पूरी अच्छी तरह से इसको एनालाइज करेंगे तब आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए तो इतना ही काफ़ी है कि जो बताया जाता है हिस्ट्री बुक्स में आपको गलत बताया जाता है। एक व्यक्ति जो यहाँ से पढ़ा, अच्छा ये बताया जाता है कि गरीब परिवार से थे। मैं आपको एक मिनट देखकर बताता हूँ ज़रा। कहाँ हैं महात्मा गांधी? आ गए। पढ़ाई कहाँ है इनकी भाई? बॉर्न रेज्ड इन हिंदू फैमिली, कोस्टल गांधी इतना अनसर्टन। और इसके बाद उन्होंने बताया जो सस्ते से स्कूल से, सस्ते कॉलेज से पढ़ के निकले, सबसे सस्ते कॉलेज से, कहीं तो भी लिखा हुआ था। तो भाई ऐसा नहीं है। इनके पिताजी जो हैं वो किसी रियासत में, ऐसा सुना है शायद प्रधानमंत्री थे, मैं उसको वेरीफाई नहीं किया अभी तक, लेकिन ऐसा आज एक जगह कहीं में एक मैंने बताया ना, कुछ आर्टिकल्स में से गलती से बंद हो गए तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो उसमें कहीं ये देखा कि भाई उनके तो पिताजी तो प्रधानमंत्री थे, तो भाई वो भला गरीब कैसे हो सकते हैं। चिराग जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना फेक हिस्ट्री क्यों पढ़ाएगा भाई? देखो ये तो हमारे और आपके सोचने की बात है, क्योंकि हमने, हमारे जो पिताजी हैं या हमारे जो दादाजी हैं, उन्होंने सही हिस्ट्री नहीं पढ़ी, पन्ने पलट के नहीं पढ़े, उन्होंने विरोध नहीं किया। तो जो मौलाना साहब थे वो आपके हिस्ट्री के टीचर रहे, वो आपके एजुकेशन मिनिस्टर रहे, तो उन्होंने अपने हिसाब से लिखी हैं चीज़ों को और बैठाई इसीलिए गया था कि आप हमारे लिए अच्छा लिख दो, बाकी सबकी ऐसी तैसी कर दो। तो उसी तरह से वो चल रहा है। तो अब वो आपको एक बटन होता है कीबोर्ड पर, क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल Z। तो कंट्रोल Z आपको सबसे पहले दबाना पड़ेगा, ठीक है ना, और उसके बाद फिर आप कुछ कर पाओगे। तो भाई पहले अंडू कर लीजिए जो गलत हुआ, इसके बाद फिर अपन देखेंगे। देखिए एक लॉर्ड मैकाले को रोने से कुछ नहीं होगा सर। फिर वही वाली बात, अपन एक चीज़ को लेकर हम सारे लोग एक ही बात कर, लॉर्ड मैकाले, क्या किया लॉर्ड मैकाले ने नहीं मालूम, कहाँ रहता था नहीं मालूम, उसको कहाँ पैदा हुआ नहीं मालूम, कितने साल भारत में रहा नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम उसके बारे में। तो बहुत आवश्यक है एक एक व्यक्ति एक एक चीज़ को पकड़े और फिर हम हिस्ट्री में चले तो हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। आई फेल्ट सेम गांधी ओनली वर्कड अगेंस्ट इंडिपेंडेंस। अभिषेक प्रताप सिंह जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ तथ्य रखे आपके सामने। अरेंज दैट
In school days, I won prize for speech on him on 2nd October and used to have sentence on train story too. अजीब लग रहा है आशुतोष जी। मैंने क्या बताया सर, मुझे खुद को नहीं पता था, मुझे तो खुद आज मेरे को मालूम चला एंड आई वॉज शॉक्ड कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ और मैं आज तक कितनी मूर्खतापूर्ण हिस्ट्री पढ़ता आया और मैं सही समझता आया उसको, है ना। तो ये चीज़ है सर। गांधी 1942 में अंग्रेज के साथ लिखित समझौता किया था कि अब कोई आंदोलन नहीं करेगा और अंग्रेजों के कहने पर गांधी ने लौह पुरुष की जगह दूत को प्रधानमंत्री बनाया, सोर्स ब्रिटिश आर्चिव्स। सर वो सोर्स भी चाहिए पड़ेगा ना। राजवीर जी शास्त्री जी के बारे में बोलना बताना है। अच्छा, नंबर लिखिए आलोक सैली जी, पेपर पेन ले लीजिए ना, जब तक मैं कमेंट पढ़ता हूँ पेपर पेन लेकर बैठ जाइए। प्रणाम गुरु जी, सुना है गोडसे जी ने कोर्ट में कोई बड़ी स्पीच दी थी लेकिन उस स्पीच को आज तक पब्लिक नहीं आने दिया गया, क्या वो स्पीच कहीं मिल सकती है? सचिन सोनी जी, मैं रॉ में नहीं हूँ इसलिए नहीं मिल सकती, ठीक है ना। वो स्पीच किसी को भी नहीं मिल सकती, स्पीच नहीं, उनका बयान था। उस बयान के बाद जो जज थे उन्होंने कहा था कि यदि मेजॉरिटी के आधार पर फैसला दे दिया जाता, ज्यूरी के आधार पर, तो ज्यूरी उनको बरी कर देती, ऐसा उस जज का कहना था, ठीक है ना। क्या कहा ये अभी तक अंदर है। तो नंबर आप पेपर पेन ले लिया होगा आलोक सैली जी आपने, 8770720196। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8770720196, एक ही नंबर है ना, ठीक है। अब हमको क्या मालूम क्या नाम है, बजा ले क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आए। दोस्तों, महात्मा गांधी को भारत को आजादी दिलाने और उनकी अहिंसावादी सोच के कारण आज दुनिया भर में एक आदर्श पुरुष के रूप में जाना जाता है। पर आपको जानकर हैरत होगी कि गांधी जी के जीवन से जुड़ा एक ऐसा पहलू भी है जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों में तो बखूबी किया गया है, लेकिन उसके बारे में कोई भी बात तक नहीं करना चाहता। गांधी जी के जीवन का ये पहलू है उनके द्वारा आश्रम में महिलाओं पर किए गए अश्लील प्रयोग। गांधी जी ने सन 1906 के दौरान 38 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था। बता दें कि किसी भी व्यक्ति को ब्रह्मचर्य धारण करने के बाद हर प्रकार की शारीरिक संबंध और काम भावना से दूर एक आध्यात्मिक जीवन का पालन करना होता है। तो ऐसे में गांधी जी को भी यही करना था। अब वो किसी भी महिला से संबंध नहीं बना सकते थे। इन सब के चलते उनके व्यवहार में भारी परिवर्तन आने लगा। वो महिलाओं की मौजूदगी में असहज और अजीब सा महसूस करने लगे। अपने व्यवहार में आए इस परिवर्तन को दूर करने के नाम पर गांधी जी ने अपने आश्रम में महिलाओं पर अश्लील प्रयोग करने शुरू किए। वो नग्न महिलाओं से अपने शरीर की मालिश करवाते और उन्हीं के साथ पूरी रात नंगे होकर सोते। आश्रम की इन महिलाओं में उनकी पौत्र भतीजी मनुबेन भी शामिल थी। इस तरह के प्रयोगों से गांधी जी के समर्थकों में आक्रोश और असहमति फैल गई। यहाँ तक कि गांधी जी के सबसे करीबी जवाहरलाल नेहरू ने भी इन प्रयोगों को असामान्य बताया। ब्रह्मचर्य धारण करने के तकरीबन 1 साल बाद गांधी जी ने अपने अखबार इंडियन ओपिनियन में लिखा कि यह हर नौजवान भारतीय का कर्तव्य है कि वो शादी न करे और अगर किसी कारणवश उसे शादी करनी भी पड़े तो कम से कम अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध न बनाए। आगे चलकर गांधी जी ने ऐसे कई आश्रमों की स्थापना की जहाँ वे इस तरह के प्रयोग करने लगे। इन आश्रमों में बहुत से जवान लड़के लड़कियों को साथ में नंगे होकर नहाने और सोने को कहा जाता था, लेकिन किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी करने पर उन्हें सजा दी जाती थी। आश्रम में पति पत्नी भी एकांत में साथ नहीं रह सकते थे। किसी भी तरह से कामोत्तेजना महसूस होने पर उन्हें ठंडे पानी से नहाने को कहा जाता था। ये सब देखकर गांधी जी के सेक्रेटरी निर्मल कुमार बोस ने उन्हें समझाया कि जब तक जनता आपकी इस नई विचारधारा को ठीक से समझ नहीं लेती तब तक आपको अपनी पौत्र भतीजी मनुबेन के साथ बिस्तर साझा नहीं करना चाहिए, वरना जनता आपको गलत समझेगी। वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के मुंह पर कह डाला कि आप जो कर रहे हैं वो अधर्म है। इसके जवाब में गांधी जी ने कहा कि मनु के साथ सोना मेरे लिए अधर्म नहीं बल्कि नैतिक कर्तव्य है। दोस्तों, गांधी जी के इन प्रयोगों को अगर किसी ने सबसे करीब से देखा तो वो शख्स था आरपी परशुराम। आरपी परशुराम केरला का एक स्टूडेंट था जिसने 2 वर्ष तक टाइपिस्ट और गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर आश्रम में काम किया। परशुराम उस दौर में उन हजारों युवाओं में से एक था जो गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। गांधी जी के प्रति इसी सम्मान के चलते वो आश्रम में काम करने आया था और सिर्फ 2 वर्षों में ही उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ते वक्त उसने एक खत में गांधी जी के व्यवहार और आश्रम में हो रहे अश्लील प्रयोगों से हो रही परेशानी के बारे में लिखा। उसने लिखा कि आप हमारे राष्ट्रपिता हैं, मैं आपके कार्यों से हमेशा प्रभावित रहा हूँ। जब मैं पहली बार टाइपराइटर के तौर पर आश्रम में आया तब मेरे मन में आपके लिए और आश्रम वासियों के लिए बेहद सम्मान था, पर आश्रम में पहले 24 घंटे बिताने के बाद ही मैंने आपके प्रति इस सम्मान का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। आपके महिलाओं के साथ निर्वस्त्र सोने और नहाने के मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं खिलाफ हूँ इस बात के कि आप उन युवाओं को अपने इस तरह के प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं बिना ये सोचे कि उनको कैसा महसूस होता होगा।
दोस्तों, हम भारत के लोग अपने महान लोगों के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि जैसे वो सुपरमैन हैं, जबकि वास्तविकता यही है कि वे भी हमारी तरह मनुष्य होते हैं और हमें इस बात को समझना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल री रिसर्च को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।